कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि जलवायु पर होगा और उम्मीद करता हूं कि हर सेशन की तरह इस सेशन को भी आप पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को, ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकें। सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक ही मैं लेकर आता हूं ताकि उन टॉपिकों से ज़्यादा आप प्रश्नों को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट को बारीकी से अध्ययन किया गया है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है और उसके अंतर्गत आप MCQ क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, भारत का भूगोल के अंतर्गत कृषि जलवायु। तो पहले दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र की बात हो रही है, आइए इसको देखते हैं। तो जलवायु किसी क्षेत्र के कृषि परिदृश्य को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। समझिए दोस्तों, ये जो जलवायु है वो किसी भी क्षेत्र की जो कृषि है उसको प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है यह किसी क्षेत्र की फसल परिस्थिति, बात समझ में, ये जो है वो किसी भी क्षेत्र की फसल परिस्थितिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? कृषि जलवायु। और कृषि में क्षेत्रीय विविधताओं के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो कृषि जलवायु होता है वो क्या होती है, किसी भी क्षेत्र की जो फसल है उसकी परिस्थितिकी को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कृषि के क्षेत्र में विविधताओं के लिए भी ये जिम्मेदार है। आगे देखें तो जलवायु तत्वों का प्रभाव देश के विभिन्न भागों में कैलेंडर, फसल उत्पादकता और फसल पैटर्न में परिलक्षित होता है। यानी जलवायु तत्वों का जो प्रभाव है वो किसको किस में पाया जाता है। देखिए, जलवायु तत्वों का जो प्रभाव देश के विभिन्न भागों में जैसे कि कैलेंडर में, फसल उत्पादकता में और फसल पैटर्न में भी दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। आगे देखिए तो पहले दोस्तों 1989, ठीक है, 1989 में भारतीय योजना आयोग ने क्या किया था कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के साथ मिलकर भारत की मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधनों के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। बात समझ में आई दोस्तों। 1989 में क्या हुआ था कि भारतीय योजना आयोग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के साथ मिलकर भारत की मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और जल संसाधन के आधार पर कृषि जलवायु के क्षेत्रों को क्या किया था, विभाजित किया था। बात समझ में आई दोस्तों। आगे है संसाधनों और भूमि उत्पादकता के स्तर के अतिरिक्त भूमि पर सापेक्ष दबाव और पर्यावरणीय कारकों को भी क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक वर्गीकरण तैयार करने में ध्यान रखा गया है। बात समझ में आई दोस्तों। संसाधन हो गए, भूमि उत्पादकता हो गए, इसके स्तर के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भूमि पर सापेक्ष दबाव यानी भूमि पर पड़ने वाला दबाव और पर्यावरणीय कारकों को भी क्षेत्र की पहचान करने के लिए क्या है, वर्गीकृत किया गया है। अब भारत को 15 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके प्रकारों के बारे में हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय। आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लें। तो यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। बस समझ में दोस्तों, जो पश्चिमी हिमालय है उसका जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसकी जो स्थलाकृति है वो बहुत विविधता है, यानी उसमें बहुत सारी विविधताएँ हैं जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और खाड़ी ढलाने हैं। बस समझ में दोस्तों। आगे देखें तो इस क्षेत्र में गर्मियों के तापमान में 5 से 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के मौसम में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी अगर हम गर्मियों के तापमान की बात करें तो 5 से 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। बात समझ में दोस्तों। आगे देखते हैं। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। लद्दाख को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ 30 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, लद्दाख को छोड़कर यहाँ वर्षा कितनी है, 30 सेंटीमीटर से भी कम है। आगे देखते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, इस क्षेत्र में अनेक बारहमासी नदियाँ भी बहती हैं। ठीक है, बारहमासी यानी जो 12 महीने में नदियाँ बहती हैं।
आगे देखें तो पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों में चावल, मक्का, गेहूं, जौ और सब्जियां उगाई जाती हैं। बात समझ में आई दोस्तों। पहाड़ी ढलानों पर जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उसमें चावल, मक्का, गेहूं, सब्जियां उगाई जाती हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं सेब, आड़ू, नाशपाती, बादाम, अखरोट जैसे शीतोष्ण फलों के लिए जाना जाता है। ये जो क्षेत्र हैं वो सब क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो ये नाशपाती, बादाम और अखरोट के लिए जाना जाता है। आगे देखें तो 2000 मीटर से ऊपर के अल्पाइन चारागाहों को ढोक यानी मर्ग के रूप में जाना जाता है और इसका जो उपयोग है वो गुर्जर और गद्दी लोग भेड़ और अन्य जानवरों को पालने के लिए किया करते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। 2000 मीटर से अगर ऊपर के अल्पाइन चारागाहों को देखें तो ये मर्ग के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग जो है वो गुज्जर और गद्दी लोग भेड़ और अन्य जानवरों को क्या करते हैं, पालने के लिए प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों पूर्वी हिमालय। पहला पश्चिमी हिमालय था और पूर्वी हिमालय। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वो हिमालय के पूर्वी भाग को शामिल करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र, असम की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। पूर्वी हिमालय कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र, असम की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। आगे देखते हैं। इसकी जो विशेषता है वो उबड़ खाबड़ स्थलकृति है, बड़ी खाड़ी ढलानें हैं, घने जंगल और तेज बहती नदियां हैं। ये सब पूर्वी हिमालय की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है प्यारे दोस्तों कि जलवायु उप आर्द्र है तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जलवायु जो है वो उप आर्द्रता यानी उप नमी वाली है तथा वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आगे की बात करें तो जुलाई और जनवरी का जो तापमान है वो 30 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पूर्वी हिमालय की जो मिट्टी है प्यारे दोस्तों वो लाल भूरे रंग की और कम उपजाऊ होती है। कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 1/3 भाग स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। यानी जो पूरी कृषि है उसका लगभग 1/3 भाग जो है वो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। चावल, मक्का, आलू, फल मुख्य फसल होती हैं। चाय की बात करें तो चाय पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। किसके? पूर्वी हिमालय के पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। आगे चलते हैं। क्षेत्र के सामान्य मुद्दे उसको देख लेते हैं। तो स्थानांतरित खेती से मिट्टी और वन संसाधनों को नुकसान होता है दोस्तों। पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन होता है, इसको देखते हैं। पहले दोस्तों सतही अपवाह को रोककर मृदा अपरदन को रोकने की आवश्यकता है। सतही अपवाह जो है अगर हम उसको रोक देते हैं तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन आदि सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि हम क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ा सकें। अगला क्या है दोस्तों? निचले गंगा के मैदान। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको देख लेते हैं। तो यह क्षेत्र बिहार के पूर्वी भाग में, पश्चिम बंगाल और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसका कि यह नदियों द्वारा जमा की गई समृद्ध जलोढ़ मिट्टी से बनता है। नीचे गंगा के जो मैदान है वो जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। इस क्षेत्र की विशेषता है कि यह अत्यंत सौम्य ढलान और गोखुर झीलें होती हैं इसमें। आगे देखें तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो नमी वाली होती है और यहाँ की जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और इसका तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ में आया दोस्तों। निचले गंगा मैदान की बात करें तो यह क्षेत्र जल भराव से ग्रस्त होता है, यानी यहाँ जल भराव ज़्यादा होता है और हर जगह दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। कुएँ, नहरें सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं यहाँ। चावल, जूट की फसलों की खेती के लिए परिस्थितियाँ आदर्श होती हैं। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूँ शीतकालीन फसल के रूप में लोकप्रिय हो गया था। यानी जब हरित क्रांति आई थी तो उसके परिणाम स्वरूप गेहूँ क्या था? शीतकालीन फसल के रूप में लोकप्रिय हो गया था। आगे देखें, मक्का हो गया, दालें, आलू, ये सब महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन क्षेत्र में विकास के लिए चावल की खेती, बागबानी, मत्स्य पालन, पशुधन में सुधार की आवश्यकता है। कहाँ? ये निचले गंगा के मैदान की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। अब बात आती है प्यारे दोस्तों मध्य गंगा के मैदान की। इसमें आता है ऊपरी गंगा के मैदान। तो प्यारे दोस्तों ये जो गंगा है यह यमुना दोआब, लखनऊ मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड और उत्तराखंड क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यानी ऊपरी गंगा का मैदान जो है वो गंगा, यमुना दोआब, लखनऊ मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड और उत्तराखंड के क्षेत्रों तक
फैला हुआ है। आगे देखें तो ऊपरी गंगा के मैदान जो है या उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है, जहां वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है ऊपरी गंगा के मैदान में। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, इस क्षेत्र में नहर, नलकूप सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं विकसित की गई हैं। यह एक गहन कृषि क्षेत्र है और गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, दालें, चना, जौ, तिलहन और कपास व्यापक रूप से यहाँ उगाए जाते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलें तो इस क्षेत्र को हरित क्रांति से भी लाभ मिला था। आगे बात करें तो क्षेत्र के लिए सुधार रणनीति में मिश्रित फसल, बागबानी, पुष्प कृषि, लवणीय मिट्टी में सुधार पर जोर दिया गया है। अगर इस क्षेत्र में सुधार की रणनीति बनाई जाए गई है इसके अंतर्गत। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं दोस्तों ट्रांस गंगा के मैदान। तो इस मैदान में पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। कौन से मैदान में? ट्रांस गंगा के मैदान में जो है वो पंजाब क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के हिस्से शामिल हैं। इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। ट्रांस गंगा के मैदान में जलवायु आर्द्र शुष्क है, जहाँ वार्षिक वर्षा 40 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। आगे बात करें तो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि शेष वर्षा सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से होती है। बात समझ में आई दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता हो आपके शेयर करने से वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी लक्ष्य है आपकी सफलता की एक कदम की तरह हम लोग चल रहे हैं। आप अगर चैनल से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, महाद्वीपीय जलवायु वाला क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान चरम पर रहता है। बात समझ में दोस्तों, गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। बारहमासी जो नदियां हैं वो नहर, ट्यूबवेल सिंचाई के लिए अवसर प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में कृषि की तीव्रता सबसे अधिक है। बात समझ में आई दोस्तों। गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, कपास, दालें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस क्षेत्र को भारत में हरित क्रांति लाने का गौरव प्राप्त है, जब 1960 के दशक में गेहूं और चावल के HVIV बीज पेश किए गए थे। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को अत्यधिक सिंचाई के कारण जलभराव, लवणता, क्षारीयता और मिट्टी के क्षरण की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे क्या है, क्षेत्र में भूजल के अतिरिक्त या अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर में गिरावट का गंभीर संकट भी है। यानी इस क्षेत्र में जो भूजल अधिक होता है जिसके कारण दोहन हो सकता है और भूजल स्तर में गिरावट का गंभीर संकट भी बना रहता है। बात समझ में दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ। आगे क्या है प्यारे दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ और छत्तीसगढ़ के मैदान शामिल हैं। बात समझ में आई दोस्तों। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ और छत्तीसगढ़ के मैदान शामिल हैं। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें लाल पीली मिट्टी है जिसमें लेटेराइट और जलोढ़ मिट्टी के टुकड़े शामिल होते हैं। पूर्वी पठार और पहाड़ी की बात करें तो इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तथा तापमान 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलें। क्षेत्र में बारहमासी न होने वाली धाराओं और भूजल के कारण जो सतही जल है उसमें कमी होती है। कठोर और अमेक चट्टानों के कारण। बात समझ में आई दोस्तों। क्षेत्रों में जो बारहमासी न होने वाली धाराएं हैं और भूजल के कारण जो सतही जल में क्या होती, कमी होती है। सतही जल में कमी होती है। कठोर और अमेक चट्टानों के कारण क्या हो जाती है, सतही जल में कमी हो जाती है। आगे देखिए तो कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, जिसमें चावल हो गया, मक्का, बाजरा, रागी, चना, तिलहन, तंबाकू, आलू, ये सब क्या है, मुख्य फसलें हैं। आगे बात करें तो सुधार के क्षेत्रों में उच्च उपज वाली फसलों का प्रचलन, तिलहन व दलहन की खेती की जाती है। जल संचयन और वाटर शेड विकास इसमें शामिल है। बात समझ में दोस्तों। आगे चलें। आगे क्या है दोस्तों,
कि मध्य पठार और पहाड़ियों की बात की जा रही है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। तो यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और राजस्थान के निकटवर्ती भागों में फैला हुआ है, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा पठार और विंध्याचल पहाड़ियों के कुछ हिस्से शामिल हैं। असल में दोस्तों, ये जो क्षेत्र होता है मध्य पठार और पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और राजस्थान के निकट के भागों में पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार और विंध्याचल पहाड़ियों के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस पठार और पहाड़ी की बात करें तो इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि अर्ध शुष्क जलवायु है, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर और तापमान 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। समझे दोस्तों, आगे चलें। आगे देखें तो मिट्टी लाल, पीली और काली मिश्रित प्रकार की होती है। यहाँ बाजरा, गेहूँ, चना दालें, तिलहन, कपास और सूर्यमुखी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। आगे चलें तो जल की कमी इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ जल की कमी है और इस कमी जो है वो इस क्षेत्र की यही मुख्य समस्या है। इसलिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जैसे उपकरणों के माध्यम से जल संचरण की क्या आवश्यकता होती है। आगे चलें तो शुष्क खेती, फसल विविधीकरण, डेयरी विकास और मुर्गी पालन जैसे अन्य संभावित विकल्प मौजूद हैं। पश्चिमी पठार और पहाड़ियों की बात करें तो ये जो क्षेत्र होता है मालवा पठार के दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र के दक्कन पठार तक फैला हुआ है। पश्चिमी पठार और पहाड़ी की बात करें तो यह काली मिट्टी का क्षेत्र होता है और इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इस क्षेत्र की जलवायु अर्धशुष्क होती है और औसत वार्षिक तापमान 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। आगे चलें। आगे क्या है दोस्तों, इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और केवल 12% से अधिक फसल क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए फसलें वर्षा पर निर्भर हैं और सूखा प्रतिरोधी पर भी होती है। यहाँ पे सूखा भी होता है। ज्वार, कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, गेहूँ, चना दालें प्रमुख फसलें हैं। क्षेत्र में स्प्रिंकलर जैसे जल बचत उपकरणों को अपनाकर कृषि उत्पादन को क्या बढ़ावा दिया जाता है। दक्षिणी पठार पहाड़ियों की बात करें तो इसमें दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु शामिल है। आगे की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क है, यानी कुछ सूखी है और कुछ नमीदार है, जिसमें वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है तथा तापमान यहाँ का 13 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आगे है, चूँकि वर्षा कम होती है, तापमान अधिक रहता है, इसलिए मूलतः शुष्क कृषि का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ बाजरा, दालें, तिलहन, काफ़ी, चाय और इलायची आदि उगाए जाते हैं। आगे की बात करें तो मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, बागवानी का विकास, जल बचत उपकरणों के उपयोग से क्षेत्र में जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सकता है। आगे चलें। आगे क्या है दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यह क्षेत्र उड़ीसा से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट तक फैला हुआ है। आगे बात करें तो इस क्षेत्र के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो है तटीय मैदान ये महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों के निक्षेपण कार्यों से बना है, इसलिए डेल्टा इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे बात करें तो इस क्षेत्र में उप आर्द्र समुद्री जलवायु होती है और यहाँ की जो वर्षा है वो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। बात करें चूँकि यहाँ एक तटीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो जरूर दोमट चिकनी होती है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी क्षारीयता की समस्या से ग्रसित है। आगे चलें। आगे मुख्य फसलें चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, मक्का, बाजरा, दालें, मूंगफली और तिलहन है। कृषि विकास की बात करें तो कृषि विकास की रणनीति चावल की एकल फसल को हतोत्साहित कर रही है और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। बात समझिए दोस्तों, आगे चलें। आगे पे है दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट। तो यह क्षेत्र उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसका जो क्षेत्र पाया जाता है वो कन्याकुमारी से लेकर तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों को ये क्या करता है, कवर करता है, यानी घेरता है। बात करें तो इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार के नाम से भी जाना जाता है। आगे पे है दोस्तों औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ की फसल की बात करें तो चावल, नारियल, तिलहन, गन्ना, बाजरा, दालें यहाँ की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। विकास की रणनीतियों में मसालों, दालों, फलों आदि उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए अत्यधिक क्षेत्र समर्पित करना शामिल है। आगे बात करते हैं तो इस जल निकासी में सुधार, बुनियादी ढांचे में सुधार तथा खारे पानी में
झींगा पालन को बढ़ावा देने से भी मदद मिल सकती है। बात समझ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, गुजरात के मैदानों पहाड़ियाँ। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र काठियावाड़ के मैदानों, पहाड़ियों और माही और साबरमती नदियों की उपजाऊ घाटियों में शामिल रहता है। आगे बात करें तो यह एक शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहां औसत वार्षिक तापमान जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। तापमान यहाँ का 15 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आगे बात करें तो पठारी क्षेत्र में मिट्टी जो होती है वो रेगुर होती है। तटीय मैदानों में जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें मूंगफली, कपास, चावल, बाजरा, तिलहन, गेहूं और तंबाकू यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। आगे चलें तो इस क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों में गेहूं क्या है, रबी की फसल है। यह पूरा क्षेत्र तिलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्र के लिए विकास रणनीतियों में सतही और भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, शुष्क भूमि खेती, कृषि वानिकी और तटीय क्षेत्र और डेल्टा में मत्स्य पालन का विकास शामिल है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे आता है आपका पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। वह दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम तक ये स्थान फैला है। आगे बात करते हैं तो एक शुष्क क्षेत्र या एक सूखा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड रहती है और गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्म पड़ती है। आगे बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है वो रेतीला रेगिस्तानी होता है। इसमें जो फसलें हैं वो बाजरा, ज्वार मुख्य खरीफ फसलें हैं, जबकि गेहूं और चना ये सब रबी की फसलें हैं। आगे बात करते हैं तो यह पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय भी है। आगे बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई से फसल पद्धति में बदलाव आया है और किसानों की आय के स्तर जो होता है वो भी क्या है, बढ़ा हुआ है। आगे चलें, आगे क्या है दोस्तों, मुख्य विकास रणनीतियों में फसल सुधार, जल प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। अब द्वीप क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, द्वीप क्षेत्र। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप शामिल है। बात समझ में दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में एक समान भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आस रहता है। आगे चले, आगे क्या है दोस्तों, मिट्टी के तट पर रेतीली से लेकर घाटियों और निचली ढलानों पर चिकनी दोमट अलग अलग होती है। आगे बात करें तो चावल यहाँ की प्रमुख फसल मानी जाती है। इसके बाद मक्का फसल है, ज्वार, बाजरा, दालें और बागानी फसलें जैसे सुपारी, कसावा, हल्दी यहाँ की अन्य फसलें हैं। आगे बात करते हैं लगभग तथा आधा फसल क्षेत्र नारियल के अंतर्गत आता है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि मुख्य विकास रणनीति को फसल सुधार करने, जल प्रबंधन और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। जरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है दोस्तों, बहुत अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, ऐसे ऐसे पैराग्राफ मिलेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो शायद आपने पहले देखा हो, पर दोस्तों सभी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीएससी अपने में एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल पे बहुत सही आए हैं। चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।